सो हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। इस पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, एक सब्जेक्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने वाला हूँ। उसमें कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया एंड रिवीजन हो गया। सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, इन डेप्थ किया जाएगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया भी जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, एनी गेस? डायरेक्ट टैक्स? नो। एफएम? नो। कॉस्टिंग? नो। क्या है फिर? हमारा प्यारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो लेक्चर आएगा, सेम इंटर एंड सेम फाइनल स्टूडेंट देख सकते हैं। बेसिकली मैं लेक्चर बना रहा हूँ सीएमए इंटर के लिए, बट सीएमए फाइनल स्टूडेंट चाहे तो वो देख सकते हैं, क्योंकि सीएमए इंटर में जो कवर है वो सीएमए फाइनल एज इट इज कवर है। ऑन एंड अबव ऑफ दैट कुछ एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल कंसेप्ट सीएमए फाइनल में कवर है। तो सीएमए फाइनल वाले भी देख सकते हैं, चाहे सीएम में हो गया, चाहे सीए हो गया, या चाहे फिर सीएस के बच्चे हो गए। ठीक है, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा एंड कैसे क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअली, क्या चीज हम कवर करेंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहले तो हम यही करेंगे, कॉन्सेप्ट, जितना भी कंसेप्ट हो गया उसको इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा। कंसेप्ट। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया जाएगा। मैं लाइव आके एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? नहीं, मान लीजिए जैसे आप क्वेश्चन करोगे, जैसे आप एक बार प्रोविजन पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन करते समय क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, बहुत सारे इफ एंड बट क्वेश्चन आएगा, तो उसको ऑब्वियसली डील करेंगे। तो एग्जाम में वो इफ एंड बट क्वेश्चन को हम टैकल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम तो अभी तो पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लास कंप्लीट करने के चक्कर में आप पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे, जो एग्जाम में आप मतलब एकदम ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम में आप टेंशन में ध्यान से पढ़ोगे ही, तो उसमें माइंड हिट करके क्वेश्चन, अरे इसमें क्या होता है यार, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, ये सारा सवाल आपका माइंड आपको पूछने वाला है एग्जाम में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोविजन पढ़ लिए उसको अप्लाई करना नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। उसके बाद क्या हो गया, रिवीजन। रिवीजन भी करेंगे। जैसे दाल में तड़का लगाने से दाल की स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही जितना भी मेहनत किए हो, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, लास्ट डे में वो कंसेप्ट को ब्रशअप करना एंड ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आप रखे हो उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देना, ये बहुत ही जरूरी होता है, ताकि दाल में तड़का लग जाए एंड उसका स्वाद बढ़ जाए। वैसे ही आपके एग्जाम प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए रिवीजन भी चाहिए होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट आज हम क्या करेंगे, मैं नोट बना दिया हूं, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ते समय नोटबुक साथ में लेकर बैठिए, ताकि क्या होगा ना, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लिखते जाइए, क्योंकि हमारा हैंड से और माइंड में कनेक्शन होता है। आप कोई चीज पढ़ते समय लिखते जाओगे तो
तो ज्यादा दिन तक ये याद रहता है। एंड क्या हुआ ना, एट द एंड ऑफ द डे योर माइंड विल बी इन स्टडी ओनली। आप लिख नहीं रहे हो, बैठे हो, आलस, एक तो नींद आएगा क्योंकि आपकी, मान लीजिए आप खा लिए, आपका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग क्या सोचेगा, अरे काम कुछ नहीं है तो मैं सो जाता हूँ ना, तो स्विच ऑफ मोड में चला जाता हूँ ना। तो इसीलिए पढ़ाते समय कोई भी लेक्चर हो गया, चाहे मेरा हो या फिर किसी का भी हो, पढ़ाते समय क्या करना, कुछ लिखते रहना ताकि माइंड एक्टिव रहे एंड यू गेट इन्वॉल्व इन द लेक्चर। सो दैट इज मोस्ट मोर मोर क्रिटिकल थिंग्स। ओके, ये हो गया, हम ये तीनों चीज हम कवर करने वाले हैं। ये सर नो, यस। अच्छा, तो चलिए फिर जय श्री राम बोल के हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कोई मेरे को बता सकता है, कोई मेरे को बता सकता है कि गुड्स एंड जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इफ एनीवन could tell me the what is the full form of the GST, what is the full naming of the GST? ये क्वेश्चन आपको दोस्तों को पूछना जो नया नया सीए में इंटर या सीए इंटर में आए हैं। ज्यादातर क्या बोलेंगे पता है? गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसके इसमें आपको डिफिकल्टीज क्या फील होगा पता है? गुड एंड सर्विस टैक्स गलत है। क्यों गलत है? जैसे हम बचपन में पढ़े हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दो होता है। तो आप यहाँ पे गुड लिखोगे तो उसका मतलब क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ये जो गुड लिखे एंड सर्विस लिखे, इसका मतलब क्या है? जीएसटी कानून क्या एक गुड के लिए या फिर एक सर्विस के लिए बन रहा है क्या? वो इज जस्ट लॉ इज मेकिंग फॉर वन गुड एंड वन सर्विस? नो, कितने के लिए बन रहा है? जीएसटी जो हम एक्ट बन रहा है, नॉट ओनली फॉर वन गुड, नॉट ओनली फॉर वन सर्विस, इट इज मेकिंग फॉर lot of goods, lot of services, not only one good, not only one services। इसीलिए जो भी कानून बनाया गया है ना, नेमिंग भी वैसे ही किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हो गया करेक्ट, ये हो गया गलत। एक बार देख लीजिए, ये हो गया गलत। समझ गए क्या बोलना चाहे तो समझ गए? इसी चीज पे क्यों बना गया, ये इसका लॉजिक समझ गए ना, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉट ओनली फॉर वन गुड्स, नॉट ओनली फॉर वन सर्विसेज, इट्स मेन्स फॉर एक्चुअली लॉट ऑफ गुड्स एंड लॉट ऑफ सर्विसेज। इसीलिए यह इसका नाम पड़ा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले हम आगे से नहीं जाएंगे, एक बार पीछे से आएंगे। क्या करेंगे, हम एक बार पीछे से आएंगे। पीछे मतलब तो टैक्स। पहले हम समझेंगे टैक्स क्या होता है। हमारा टारगेट क्या है? टैक्स को समझना। टैक्स मैं तो अब जैसे आप देख सकते हो, मैं मीनिंग ऑफ टैक्स लिख के दिया हूं, इवन इन फास्ट लाइन, मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स, बट पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक्चुअली है क्या ये चीज है क्या। जैसे हमारा माई बाप कौन है, देश का माई बाप कौन है, देश का पेरेंट्स कौन है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट।
जैसे आप अभी कमाने लगोगे, अभी तो गवर्नमेंट आपको दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारा फ्री एंड फ्री विजन सब्सिडी देता है खुद के पॉकेट से, वो तो है ही। जैसे आप कमाने लगोगे तो आपके जो बूढ़े पिता माता है उनको तो देखभाल करोगे करोगे ना, इनका देखभाल करोगे तो आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जो भी कमाओगे उसमें से कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा, कुछ हिस्सा या फिर फुल देना पड़ेगा। क्यों दोगे? घर चलाने के लिए। क्यों दोगे? ना, घर चलाने के लिए। वैसे ही एग्जैक्टली आपको अगर देश चलाना है, आपको अगर देश चलाना है, क्या ऐसे ही देश चल जाएगा? आप एक बार खुद को पूछिए, क्या ऐसे ही देश चल जाएगा? देश चलाने के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए। फॉर व्हाट पर्पस? पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस गिनाऊं? पर्पस ऑफ टैक्स। रोड कौन बनाएगा? हॉस्पिटल कौन बनाएगा? स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा? बॉर्डर सिक्योरिटी कौन देगा? इंटरनेशनल रिलेशनशिप कौन बना के रखेगा? कोई, जैसे कोई फ्लड वगैरह आ गया, फ्लड वगैरह आ गया, उसको कौन देखेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर दैट। सो उस कारण के लिए तो गवर्नमेंट के पास तो फंड होना चाहिए ना। जैसे कोई, जैसे आपके पेरेंट्स घर चला रहे हैं, आप बाहर से रह के कम से, मैं बाहर रह के कमा रहा हूँ, मेरा पेरेंट्स घर चला रहे हैं, तो उनको घर चलाने के लिए मैं कुछ पैसा भेजता हूँ एवरी मंथ। एवरी मंथ आई एम सेंडिंग सम मनी फॉर डे टू, फॉर रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ माय फैमिली। वैसे ही आप देश, आप कोई पार्टी को पावर दे दिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए देश चलाना है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ पावर भी देना चाहिए। विदाउट पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके बाद पावर भी देना चाहिए। पावर किस चीज का? कैसे भी करके पैसा कलेक्ट करे, चाहे खुद कमाए, खुद तो जाएगा नहीं कमाने के लिए, मोदी जी तो जाएंगे नहीं कमाने के लिए कि खेती पे जा रहे हैं, खेती पे जाके मजदूरी करके कमा के देश चला रहे हैं, इससे तो हो पाएगा नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसके फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? जो भी प्रजा है, जो भी नागरिक है, उनसे अमाउंट कलेक्ट किया जाए, इससे अमाउंट कलेक्ट किया जाए, एंड कलेक्ट करके जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, जैसे सोशल डेवलपमेंट हो गया, जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, तरह तरह की जो देश में जो डेवलपमेंट काम होता है, उसके लिए फंड चाहिए। फंड कहाँ से आता है? गवर्नमेंट फंड कहाँ से लाता है? दो तीन सोर्स है। टैक्स हो गया, मतलब यह इसमें सारा टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, ऑल। कुछ बोरोविंग्स करके भी लेके आता है, एंड कुछ प्रॉपर्टी है उससे भी भाड़ा वगैरह लगा के, रॉयल्टी वगैरह कलेक्ट करके, उससे भी गवर्नमेंट लेके आता है। तो ठीक है, ये टैक्स का, टैक्स क्यों गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, ये समझ गए? ये समझ गए ना कि क्यों, मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट द टैक्स। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो हम टैक्स पढ़ने वाले हैं, जो सॉरी, जो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करने वाला है, अधिकार किसने दिया टैक्स कलेक्ट करने का? जैसे दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हम है, इंडिया है, भारत है, उसमें एनीवन कैन स्पीक, एनीवन कैन रेज क्वेश्चन, एनीवन कैन डू बिजनेस एट wherever he want to do, anyone can stay at any place in India where he or she want to live. Is it not? Is it or not? Is it? ठीक है।
तो टैक्स तो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, बट उसने पावर किसने दिया? पावर किसने दिया टैक्स कलेक्ट करने को? हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी चीज नहीं होता है जो विदाउट लॉ रूल्स रेगुलेशन से कुछ भी चीज नहीं होता है। ये अलग चीज है, लोग मानते नहीं है, वो अलग चीज है, बट हर चीज के लिए कानून बना हुआ है, इसको पालन करके चले। तो कानून नहीं बनेंगे तो कानून बनाना, एक कानून ना बनाना, इसमें बहुत सारा फर्क होता है। कानून बनाना, उसके ऊपर भी लोग वायलेट करते हैं, तो मतलब वो सम पोर्शन है। जो कानून नहीं बनाओगे, कोई भी चीज के ऊपर कानून नहीं बनाओगे, तो लोग मानेंगे ही नहीं, कोशिश करेंगे ही नहीं। इससे बेहतर कि कानून बनाओ एंड उसका ब्रेक होगा तो उसका पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा, टैक्स कलेक्ट करने का किसने पावर दिया? गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, किसने पावर दिया टैक्स कलेक्ट करने को? हमारा देश का सबसे बड़ा क्या है, इसमें सारा देश चलता है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने पावर दिया? ये बंदा ने पावर दिया है। टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। कहां पे लिखा है? पावर दिया कैसे दिया? रिटर्न में दिया होगा। कहां पे दिया है? नो, आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि टैक्स अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल 265 में एक्चुअली लिखा क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है तो मैं एक्चुअली में पढ़ाऊंगा, एक बार समझ लो। एक्चुअली में मैं जब रीडिंग करवाऊंगा वहां पे आप दिखाऊंगा कि क्या लिखा है, वहां पे उसको भी और भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे, बाय वर्ड इंटरप्रेट कर लेंगे। आर्टिकल 265 ने पावर दिया है टैक्स कलेक्ट करने, लिखा गया है क्या? नो, सॉरी, क्या लिखा गया है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऐसा कोई भी टैक्स कलेक्ट किया नहीं जाएगा जिसका पावर लॉ नहीं दे रहा है। मतलब कोई, इसका मतलब ये हो गया, ये नेगेटिव डेफिनेशन है, मतलब नेगेटिव मतलब ये बोल रहा है नेगेटिव डेफिनेशन, तो पॉजिटिव डेफिनेशन है कि नेगेटिव डेफिनेशन? ये नेगेटिव डेफिनेशन है, वो नेगेटिव जैसा ही बोल रहा है। कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्या बोल रहा है? नो टैक्स शैल बी लेविड, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। लेवी मतलब क्या होता है और कलेक्टेड मतलब क्या होता है वो आगे समझेंगे। लेवी मतलब क्या होता है एंड कलेक्टेड मतलब क्या होता है हम आगे समझेंगे, जब हम जाएंगे एक्चुअली ये चीज करने के लिए। तो इसमें हम समझेंगे कि लेवी मतलब जैसे, सॉरी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, जीएसटी में बढ़ते जाएंगे तो इसका एक चैप्टर आएगा, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। उसमें इसका मतलब चीर फाड़ के समझेंगे हम। पर अभी के लिए मान लीजिए लेवी मतलब हो गया चार्ज, इम्पोज। लेवी मतलब इम्पोज, इम्पोज करना एंड कलेक्ट करना। ठीक है, बाकी डिटेल में हम उस सब चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नो नो टैक्स, नेगेटिव डेफिनेशन हो गया, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब टैक्स कलेक्ट करना है तो लॉ बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा। अगेन ए क्वेश्चन में राइज, लॉ कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? लॉ कौन बनाएगा एंड कैसे बनाएगा? इसके लिए कुछ प्रावधान है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? लॉ कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स है। लॉ बनाने का, लॉ बनाने का एक्चुअली तीन पिलर है। लॉ मेकिंग पिलर मतलब लॉ बनाने का तीन पिलर है।
तीन एक्चुअल तीन संस्थाएं, तीन बड़ी है, तीन थ्री काइंड ऑफ डिपार्टमेंट बोल सकते हो। ये हो गया क्या, लेजिस्लेटिव बॉडी, ये लिख लेना आप, बुक्स में नहीं है। ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब क्या हो गया, पहले लिख देता हूं उसके बाद समझाऊंगा। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या हो गया, एक हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी, क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया। ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया। ये क्या हो गया हमारा, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ये कानून बनाएगा, ये जो बॉडी है कानून बनाएगा। इसमें कौन कौन आता है, सेंट्रल का कानून बनाना है, सॉरी, सेंटर का कानून बनना है, तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। तो स्टेट का कानून बनना है, स्टेट का कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। कौन बनाएगा, ना स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा स्टेट का कानून। सेंट्रल का कानून बनाएगा पार्लियामेंट, एंड स्टेट का कानून बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लॉ मेकर तो लॉ बना दिए, बट लॉ को एक्चुअल इंप्लीमेंट कराना, ये तो पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर बैठे उनका तो काम नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडी उनका काम कर दिया, वो लॉ बना दिए, बट उनको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कराना, जमीन में उतारना, किसका काम है, वो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन केस ऑफ सेंट्रल लॉ, और स्टेट गवर्नमेंट का इन केस ऑफ स्टेट लॉ। समझ गए। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जीएसटी एक्ट बना, जीएसटी एक्ट बना, जीएसटी एक्ट में तो बना दिए कि ये जिसका गुड्स रेट लगेगा, ये रेट लगेगा, वो रेट लगेगा, ये गुड्स, ये सर्विस है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई, ये तरह तरह का चीज वो लिख दिए। बट जो कानून में लिखा गया है, जब मतलब इम्प्लीमेंट का बारी आएगा, वहां पे टर्मिनोलॉजी आएगा, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट का बारी आएगा कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आएगा। जब हम पढ़ेंगे एज में भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड, तब मैं ये पॉइंट में लेके आऊंगा आप लोग को, तब ये पॉइंट में लेके आऊंगा। उसका मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एज, एज में भी प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको लेके आऊंगा यहाँ पे समझाने के लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम लेगा, जो है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगा ना, कौन सही है कौन गलत है, क्यों, सॉरी, ये बदलो, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कौन उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, डिपार्टमेंट बनाना है, वो बनाना है, ठीक तरह तरह का काम। जैसे पुलिस मतलब हमारा एक्ट बन गया, उसके कुछ डिपार्टमेंट चाहिए होता है क्या, उसमें कुछ अलग से एम्प्लॉय चाहिए क्या, अलग से हायरिंग करें क्या, मतलब कैसे उतारा जाएगा, इसका गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, एक होता है एडजुडिकेटिव बॉडी। एक क्या हो गया, एक हो गया हमारा एडजुडिकेटिव बॉडी, ये हो गया हमारा क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। एक हो गया हमारा क्या,
तीसरा नंबर एडजुडिकेटिव बॉडी। एडजुडिकेटिव बॉडी, एडजुडिकेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बना दिया, लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का कार्यभार संभाला कि मैं ये इस कानून को मैं इम्प्लीमेंट कराऊंगा, जमीन में उतार मतलब इम्प्लीमेंट कराऊंगा। जैसे 100 लोग हैं, ईच एंड एवरी पीपुल कैंट ओबे, विल नॉट ओबे, कैन बट ही विल नॉट ओबे द लॉ। जैसे घर से बाहर जाना है तो हेलमेट पहन के जाना है, आप बाहर चले जाइए। आप खुद भी, हम भी कभी कभी बिना हेलमेट में चले जाते हैं, बिना हेलमेट में चले जाते हैं, वो तो हो गया ना, डिसओबे हो गया ना कानून का, डिसओबे हो गया। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा टैक्स, जैसे डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इसको टैक्स देना चाहिए, जो बिजनेसमैन है वो बोल रहा है कि नहीं मेरा टैक्स नहीं बन रहा है, मैं यहाँ पे मैं टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो जो एग्जीक्यूट कर रहा है या जो एक्चुअल बिजनेसमैन है, दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। मैं ये बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, वो बोल रहा है आपको देना चाहिए, ये बोला मेरा देना नहीं हो रहा है, वो बोला आपको देना हो रहा है। ये चीज को लेके उनके बीच में क्या हो गया, उनके बीच में क्या हो गया, उनके बीच में मतलब ओपिनियन मैच नहीं हुआ। ओपिनियन मैच नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट तो पैसा छोड़ेगा नहीं, पैसा तो लेगा ही। आइदर डिपार्टमेंट जाए किसको, एडजुडिकेटिव बॉडी के पास, या फिर बिजनेसमैन जाए एडजुडिकेटिव बॉडी के पास। एडजुडिकेटिव बॉडी का मतलब क्या हो गया, एडजुडिकेटिव बॉडी का मतलब हो गया कोर्ट। कोर्ट, कोर्ट सुनवाई करेगा, कोर्ट प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों का बयान सुनेगा, एंड जो केस है उसको पढ़ेगा, समझेगा कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों पक्ष को सुनेगा, सुनने के बाद उनका राय देगा, सुनने के बाद सुनवाई होगा कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे बिजनेसमैन सही है तो बिजनेसमैन नहीं देगा, इफ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड देन गवर्नमेंट हैज टू रिफंड, और इफ बिजनेसमैन इज रॉन्ग द डिपार्टमेंट तो छोड़ेगा नहीं, इंटरेस्ट पेनाल्टी सारा कुछ लगाएगा, वो पर्सन तो लेगा देगा, जो उनका हक बन रहा है तो वो तो लेगा ही, बट लेट दे रहे हो इसलिए इंटरेस्ट पेनाल्टी भी लगाएगा। ये काम किसने कराया, एडजुडिकेटिव बॉडी। जैसे मान लीजिए एक पुलिस के साथ आपका झगड़ा हो गया, पुलिस के साथ आपका झगड़ा हो गया, या फिर आपकी प्रॉपर्टी के लिए आप एक भाई के बीच में, या फिर कोई दो कंपनी के बीच में किसी भी रीजन एक मतलब मिस ओपिनियन हो गया, उनके बीच में क्वारल हो गया, वो कोर्ट पे सॉरी वो कोर्ट पे चले गए। कोर्ट कौन है, एडजुडिकेटिव बॉडी, न्याय देगा, न्याय की सुनवाई किया जाएगा कोर्ट में। इसीलिए जो भी कानून बनता है 3 पिलर होता है, 3 पिलर होता है, 3 पिलर होता है हर एक कानून का। जैसे ये तो कॉमन रहता है, पार्लियामेंट जैसे जीएसटी, पार्लियामेंट तो बना ही दिया, बना दिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ सीजीएसटी। ये जो एडजुडिकेटिव बॉडी है ना, जैसे ये हो गया एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट तो नरेंद्र मोदी खुद तो आके वो रूल नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, नरेंद्र मोदी जी आगे खुद तो आके रूल नहीं बनाएंगे नो, वो एक डिपार्टमेंट बना दिया, कौन है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। जो भी रूल बनाना है, जो भी नोटिफिकेशन लाना है, वो उनकी जिम्मेदारी दे दिया। गवर्नमेंट तो खुद ईच एंड एवरीथिंग खुद नहीं करता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के रखता है, बहुत सारा ब्रांचेस होता है, ऐसे वो काम चलाते हैं। वैसे ही एक डिपार्टमेंट बना दिया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स, एक बोर्ड बना दिया, उनको जिम्मेदारी सौंपा कि कोई भी रूल्स लाना है, या फिर कोई नोटिफिकेशन लाना है, या फिर कोई सर्कुलर इशू करना है, या फिर इन एनी केस कुछ भी करना है जीएसटी के रिलेटेड, आप वो चीज को लुक आफ्टर करना। उसमें एक होता है जो हेड होते हैं, वो हेड को अपॉइंट किया जाता है, उनके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट रहते हैं, आप आपस में डिस्कस करके एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये हो गया गवर्नमेंट के। जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट लॉ बना दिया,
गवर्नमेंट सीबीएसई को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, जीएसटी के रिलेटेड जो भी चीज आपको देखना है आप देखना। एडजुडिकेटिंग बॉडी, एडजुडिकेटिंग बॉडी हो गया क्या, कोर्ट। एडजुडिकेटिंग बॉडी है कोर्ट, कोई भी मतलब डिस्प्यूट हुआ वो जाएगा कोर्ट पे, कोर्ट में उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, लॉ मेकिंग, लॉ बनाते हैं। फिर क्या समझे, टैक्स क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसने दिया। क्या समझे, लॉ, टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसने दिया ना, लॉ। आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो बाय मेकिंग द लॉ। फिर हम समझे लॉ कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है, जैसे पहले ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट के बाद बिल दिया जाएगा, बिल का अमेंडमेंट। पढ़ाया या पढ़ाया नहीं है, नहीं नहीं डिस्कस नहीं हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, पहले हम समझ ले क्या, पहले ये समझ लिए, पहले क्या समझ लिए कि लॉ कैसे बनता है एंड एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, एंड इन फ्यूचर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिसॉल्व कैसे करते हैं। ये तीन चीज हम समझ लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लॉ कैसे बनता है। जैसे पार्लियामेंट तो लॉ बनाएगा, कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, आपको पता है दो तरह का होता है, मतलब एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिट पार्टी रहता है, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिट पार्टी। जिनको बिल पास करवाना है वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट में ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्ड मैनर लाइक एक्ट, ड्राफ्ट इज एक्ट, बट जब तक वो मोहर नहीं लगेगा, जब तक वो एक्सेंट नहीं लगेगा, जब तक वो पास नहीं हुआ तब तक वो एक्ट नहीं कहा जा सकता है। एवरी ड्राफ्ट या एवरी बिल इज ए, एवरी एक्ट इज ए ड्राफ्ट और बिल, बट एवरी बिल और एवरी ड्राफ्ट इज नॉट द एक्ट। इसका मतलब समझिए, जो भी एक्ट बनेगा इस रूट से होकर ही जाएगा, इस रूट से होकर ही जाएगा। क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस ये है, पहले उसको क्या करना है, पहले ड्राफ्ट बनाओगे, जो रूलिंग पार्टी वो ड्राफ्ट बनाएगा, ड्राफ्ट में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में लिखेगा कि ये चीज होगा, ये चीज जीएसटी लॉ बना रहे हैं, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये गुड्स है, ये सर्विस है, इसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लेंगे, इसके ऊपर जीएसटी लेंगे, इसके ऊपर इतना ज्यादा जीएसटी लेंगे, इसके ऊपर कम जीएसटी लेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल मैनर, डिटेल मैनर में हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया। ये ड्राफ्ट जब पेश किया जाएगा लोअर हाउस या फिर अपर हाउस में, ये बन जाएगा बिल, ये बन जाएगा बिल। बिल भी बहुत तरह का होता है, ये लॉ का हो गया, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। बिल 4 तरह का होता है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 4 तरह का बिल होता है। तो जो हमारा टैक्स का मैटर फंसता है या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस मनी बिल में फंसता है, मनी बिल में। इसीलिए इसका सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसका भी सिंपल मेजोरिटी, इसका भी सिंपल मेजोरिटी, इसका 2/3 मतलब 66.67% मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो हम जो टैक्स का बिल बनता है इसको मनी बिल बोलते हैं। एंड मनी बिल जो पेश होता है वो पहले लोअर हाउस पेश करता है, ऑलवेज लोअर हाउस पेश करता है। एंड इसका अपर हाउस मतलब राज्यसभा, उसका कोई पावर नहीं रहता है, उसका सिर्फ 14 डेज बफर डेज रहता है, 14 डेज। कुछ अगर रिकमेंडेशन देना है तो आप दे सकते हो राज्यसभा। मतलब ये हो गया, जब मनी बिल पास कराना होता है जो मतलब सारा जिम्मेदारी लोअर हाउस के पास रहता है। लोअर हाउस में एक बार पास हो गया तो अपर हाउस जाएगा फॉर 14 डेज, 14 डेज उनको समय मिलेगा फॉर एनी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन देंगे, उनकी रिकमेंडेशन मानना है तो मानना है, नहीं मानना तो नहीं मानना है। एंड वो प्रेसिडेंट की जो हमारा जो फर्स्ट पर्सन इन इंडिया प्रेसिडेंट मैम के पास जाएगा, वो एक्सेंट दे देंगे तो कानून बन के ऑफिशियल गेजेट में छपा दिया जाएगा।
तब से वहां पे लिख दिया जाएगा कब से एप्लीकेबल है, क्या चीज है, ऑफिशियल गैजेट में छपा दिया जाएगा, तो वो कानून बन गया, वो उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। समझ गए? 4 तरह का बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड हमारा फाइनेंस बिल। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल जो हमारा टैक्स का मैटर हो गया, जो हमारा फाइनेंस जैसे बजट आता है वो मनी बिल में अंदर आता है, बजट इज कम्स अंडर मनी बिल। पहले देखना जो बजट का डिस्कशन होता है वो हमेशा लोअर हाउस में होता है, मतलब लोकसभा में होता है, लोकसभा में होता है मनी बिल, बजट का जो बिल आता है। इसलिए इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लिए टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए। हो गया ना, समझ गए? कॉपी करना चाहे कॉपी करना चाहते तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए, थोड़ा समय दे रहा हूँ। उसी बीच पानी पी लेते हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, ये हो गया हमारा क्या, बिल। बैक टू द पवेलियन। हम बिल समझ रहे थे, बिल जो एक बार ड्राफ्ट बन जाएगा वो बिल हो जाएगा। बिल में क्या होगा, ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन के बीच में डिस्कस चलेगा। जैसे ऑपोजिशन बोलेगा ये चीज आपको नहीं करना था, वो चीज उसको आपको अमेंडमेंट करिए, उसके में आप ये चेंज कराइए, वो चेंज कराइए। जैसे कोई ऑपोजिशन में कोई एक मिनिस्टर खड़ा होके इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो बताया, सारा चीज तो मतलब पब्लिकली होता है, गवर्नमेंट तो बाउंड है रिप्लाई करने के लिए, जो रेस्पेक्टिव मिनिस्टर है वो बाउंड है रिप्लाई करने के लिए। वो रिप्लाई नहीं देगा तो पब्लिक वीडियो में वायरल हो जाएगा, एंड लोगों के माइंड में हो जाएगा कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट का ये मजबूरी है कि उसको रेस्पॉन्स करना, एंड जितना जितना एक्सटेंड तक वो उनका बात सुन सकते हैं वो बात सुनने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट वो प्रैक्टिकली जो भी ऑपोजिशन बोलते हैं उनको वो कंसिडर करते हैं। एंड द रूलिंग पार्टी थिंक्स दैट इट्स द नेसेसिटी चेंजेस इज बीइंग हैपेंड, नेसेसिटी चेंजेस इज बीइंग रिकमेंडेड, देन वो क्या करेंगे, उसको अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट करके फिर फ्रेश बिल, अमेंडमेंट बिल उसको फिर फ्रेश किया जाएगा, उसके ऊपर फिर कुछ मतलब चेंजेस करना है तो करेंगे, नहीं तो वो पास हो जाएगा मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो फिर अपर हाउस जाएगा फॉर कितना, 14 डेज, 14 डेज के लिए जाएगा। क्या अपर हाउस कितना दिन जाएगा, अपर हाउस को 14 डेज के लिए जाएगा। वो कुछ रिकमेंडेशन देना है तो वो लोग दे सकते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट वहां पे मोहर लगा देंगे, एसेंट दे देंगे, तो वो बिल जो था वो कानून बन के निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कानून बनाने का तरीका। जैसे कानून बनाने का तरीका, कौन कानून मतलब एक बार रिकल कर लेते हैं। पहले हम समझे टैक्स का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करता है। जैसे हम बोले कि टैक्स ब्रिज बनाना है, या फिर हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी देना है, एंड देश का डेवलपमेंट करना है, एआईबी को काम करना है, हर चीज के ऊपर कुछ फंड रिक्वायरमेंट होता है। गवर्नमेंट का वन ऑफ द सोर्स क्या है ना, टैक्स है। हम बोले फिर टैक्स तो ऐसे कलेक्ट नहीं किया जा सकता, टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको कोई मतलब कानून परमिशन देना चाहिए। कहां पे लिखा गया है ना, आर्टिकल नंबर 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे लिखा गया है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब इसका ये हो गया कि टैक्स कलेक्ट करना है तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ के तहत जाके आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ऐसे मनमर्जी जाके जोर जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट अमाउंट नहीं किया जा सकता है।
तो हो गया हम लॉ, लॉ पे आ गए। फिर हम समझे लॉ बनाने का तीन मतलब फिलर होता है लॉ बनाने का। एक हो गया एडजुडिकेटिव बॉडी, एक हो गया हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी, सॉरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक हो गया हमारा एडजुडिकेटिव बॉडी, सॉरी एक हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया एडजुडिकेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ को इंप्लीमेंट करेगा। लॉ इंप्लीमेंट करते कोई व्यक्ति है, कोई नागरिक नहीं माना, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी, कोई भी चीज जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो नहीं माना है, तो उसके ऊपर उसको पेनल्टी वगैरह कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो एडजुडिकेटिव बॉडी हो गया, वहां पे जाके डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन निकलता है। डिस्प्यूट जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसका समाधान वहां पे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ बनाने का तरीका। फिर हम समझे लॉ कैसे बनता है। लॉ कैसे बनता है, जैसे रूलिंग पार्टी फेस करेगा ड्राफ्ट पेश करेगा, एक बार ड्राफ्ट पेश हो गया तो बिल बन गया। बिल में ऊपर कोई मतलब विचार विमर्श चलेगा, डिस्कशन चलेगा, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी के ऊपर डिस्कशन चलेगा। वो डिस्कशन के बीच में कोई भी मतलब नेसेसिटी चेंजेस करना है तो वो जो बिल पेश किया गया उसमें रेस्पेक्टिव चेंजेस करके फिर अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, फिर अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा। उसके बाद एक बार वो लोअर हाउस में अप्रूव हो गया, एक बार लोअर हाउस में अप्रूव नहीं हो रहा है तो वो डेड बिल बन जाएगा, मतलब वो बिल नाकाज हो जाएगा। एक बार वो अप्रूवल हो गया, फिर मेमोनी बिल के बारे में बात कर रहा हूँ। एक बार वो अप्रूवल हो गया, उसको वहां पर जाएगा अपर हाउस मतलब राज्यसभा पे, वहां पे उनके पास 14 डेज रहेगा, मतलब 14 दिन रहेगा। कुछ भी रिकमेंडेशन देना है तो वो दे सकते हैं। एक बार 14 डेज बीत गया, उसके बाद जाएगा डायरेक्ट प्रेसिडेंट के मैम के पास, प्रेसिडेंट मैम मोहर लगा देंगे, एसेंट दे देंगे, तो वो जो बिल है वो एक्ट बन के निकल आएगा, वो एक्ट बन के निकल आएगा। जैसे हम और भी पढ़े, बिल कितने तरह का होता है, बिल चार चार तरह का होता है। एक हो गया हमारा ऑर्डिनरी बिल, एक हो गया मनी बिल, एक हो गया हमारा फाइनेंस बिल, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबके केस में मतलब बाकी जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में 2/3 मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और बाकी जितने भी बिल हो गए, जो 3 बिल हो गए, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, उनमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उनमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उनमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ये हम पढ़ लिए टैक्स के बारे में, ठीक है। बट कहां पे लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून एंड पार्लियामेंट बनाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट का कानून स्टेट बनाएगा? ये आर्टिकल नंबर 246 में लिखा गया है। एंड आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल 7th में लॉट ऑफ 3 शेड्यूल है हमारा। कितना है? 3। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यहां पे दो ट्रांजैक्शन जो किस चीज के ऊपर कौन कानून बनाएगा, किस चीज के ऊपर कौन कानून बनाएगा, वहां पे लिखा गया है। जैसे डेट टैक्स ऊपर कौन कानून बनाएगा, कस्टम के ऊपर कौन कानून बनेगा, पोल्यूशन के ऊपर कौन कानून बनाएगा, एनवायरमेंट के ऊपर कौन कानून बनाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर कौन कानून बनाएगा। तरह तरह मैटर ईच एंड एवरी लिस्ट में मेंशन किया गया है। सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट में है वो वहां पे जो एक्टिविटीज मेंशन किया गया उस रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें मेंशन किया गया है उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, उसके ऊपर कानून बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंड जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग फॉल इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसके ऊपर दोनों लोग बना सकते हैं। देयर इज आल्सो कंकरेंट लिस्ट, वहां पे सम ट्रांजैक्शन मेंशन किया है, जब सम एक्टिविटीज मेंशन किया गया है जिसके ऊपर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, कैन मेक द लॉ। इन एनी केस द dispute is being evolved in the central law and state law, the central law will prevail according to वो सब कुछ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सब कुछ कहाँ लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, ठीक। तो हम इतना पढ़ लिए इस टैक्स के बारे में, हम इतना पढ़ लिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, जहां से हम आज खत्म किए वहीं से शुरू करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले हम जो आज जो पढ़े हैं
उसको पहले एक और बार रिवीजन करेंगे, एक और बार रिवीजन करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। रिवीजन करके फिर हम नया कंसेप्ट एंड नया चीज के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।